हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सकुशल आनंद में होंगे। तो दोस्तों, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, इशिका ने रिसिप्ट पढ़कर ऋषु की फीस पे कर दी, जिसके बाद उस स्टाफ मेंबर ने इशिका से कहा, वैसे मिसेस कपूर, ऋषभ अभी बहुत छोटा बच्चा है, रोज रोज कैंटीन का खाना उसे नहीं खाना चाहिए। आई नो कि आप लोगों के लिए ये बिल कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके बच्चे की हेल्थ आपके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, इसलिए आप प्लीज उसको लंच घर से ही भेजा करिए। वो चाहे कितनी भी जिद करे, लेकिन आप उसको कैंटीन का खाना हर रोज ना खाने दे। 2 दिन भले ही ज्यादा नहीं, लेकिन उससे ज्यादा होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे भी कहा आपके घर का खाना और कहा हमारी कैंटीन का। आई होप कि आप मेरी बात समझेंगी। उसकी बात सुनकर इशिका को बहुत ही एम्बेरेस्ड फील हुआ, क्योंकि मैडम को ये लग रहा था कि वो लोग अपने बच्चे को लंच घर से लंच लेकर नहीं भेज रहे थे, लेकिन अब वो कैसे बताए कि उन्हें तो इस बात के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। और अगर अब वो इस बारे में उन्हें बताएगी तो ऋषु के बारे में ये लोग ना जाने क्या सोचेंगे। इसलिए इशिका ने मैडम को सच न बताना ही सही समझा और उनसे कहा, जी मैं अच्छे से आपकी बात समझ गई। एक्चुअली ऋषु हमेशा घर खाना ही लाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लोग ओल्ड कपूर मैंशन रहने गए हुए हैं और जो शेफ ऋषु का लंच प्रिपेयर करता था वो न्यू कपूर मैंशन में ही है। इसलिए ऋषु का थोड़ा टेस्ट चेंज हो गया है, इसलिए वो कैंटीन में ही खा ले रहा है, क्योंकि उसे यहाँ के शेफ्स के हाथ का खाना शायद अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए मैंने ही उससे कह दिया था कि कैंटीन में से ही कुछ खा ले। इशिका ने जल्दी में उसके मन जो भी आया उसने वो ही कह डाला, लेकिन ये तो वो खुद ही जानती थी कि ये बहाना देते हुए उसे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि ये बहाना बहुत ही अजीब सा था। लेकिन फिर भी टीचर ने उसके इस बहाने पर यकीन कर लिया, क्योंकि इतने बड़े घर के बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम होना कॉमन सी बात थी। ये बड़े घर के बच्चे अपने शेफ्स के हाथ के खाने के ही आदी होते हैं, क्योंकि बाहर का खाना इनको ज्यादा अलाउड ही नहीं होता। इसलिए टीचर ने इशिका की बात पर यकीन कर लिया, जिसे देख इशिका को राहत महसूस हुई। वो बोली, अब 1 घंटे बाद छुट्टी होने ही वाली है, तो क्या मैं ऋषु को अपने साथ अभी घर ले जा सकती हूँ? जी बिल्कुल, मैं अभी उसकी टीचर को इन्फॉर्म कर देती हूँ, तब तक आप यहाँ वेट कीजिए, स्टाफ मेंबर ने कहा। ओल्ड कपूर मैंशन लिविंग हॉल। इशिका अपने सीने पर अपने हाथ बांधे खड़ी हुई थी। उसके फेस पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसकी नजर सामने खड़े ऋषु पर ही थी। ऋषु ने अपने सर झुकाया हुआ था और अपने किए पर उसकी कितना पछतावा था, ये उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा था डर कि अब उसकी मम्मा क्या करेगी। फिलहाल तो उन्होंने अभी तक उसे कुछ नहीं कहा था, सिवाय उससे ये पूछने की उसने ऐसा क्यों किया, जिसका उसने ये जवाब दिया कि उसका घर का खाना खा कर मन उब गया था और इसलिए उसने कैंटीन में खाना खाया। मगर उसने जब उन्हें अपनी पॉकेट मनी में से पेमेंट करने की कही तो उन्होंने पैसे नहीं लिए। उस टाइम उसे लगा कि वो शायद इसलिए पैसे नहीं ले रहे थे क्योंकि उसके डैडी सबसे बड़े ट्रस्टी थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो लोग उसके लिए क्या जाल बिछा रहे थे। बेचारा ऋषु अपनी इनोसेंस के चलते फंस गया। थोड़ी देर बाद इशिका बोली, आए नहीं जानते ऋषु की आपकी इस हरकत ने आज आपकी मम्मा को कितना एम्बेरस किया है। आपकी मम्मा को झूठ बोलना पड़ा आपकी टीचर से, ताकि वो आपको गलत न समझे। उसकी बात सुनकर ऋषु ने सर झुकाए हुए ही कहा, सॉरी मम्मा। ऋषु दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा, प्लीज इस बार माफ कर दो। उसकी बात सुनकर इशिका ने ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि इस वक्त उसका मूड इतना खराब था कि वो इस वक्त ऋषु या किसी और से कुछ बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऋषु की इस हरकत की जिम्मेदारी उसके सर पर भी थी। उसने ही तो आदित्य से कहा था कि वो एक अच्छी माँ बनेगी, और एक माँ होने के नाते उसे तो ये भी नहीं पता चला कि उसका बेटा क्या खा रहा था और क्या नहीं। और ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि पीछे कुछ दिनों से उसने ऋषु पर ठीक से ध्यान ही नहीं दिया था। इनफैक्ट जब से वो यहाँ आए थे तब से ही उसने उस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया था। इसलिए इशिका इस वक्त खुद को एज अ मदर एक बहुत बड़ी फेलियर महसूस कर रही थी। आज से 1 हफ्ते तक के लिए
नो स्नैक्स एंड ब्रेकफास्ट में भी आपको जम ब्रेड की जगह कुछ और हेल्थी ब्रेकफास्ट ही मिलेगा। एंड मैं कोई कंप्लेंट्स नहीं सुनूंगी। पास्ट वाली लाइन इशिका ने थोड़ी सख्त आवाज में कही जब उसने देखा कि ऋषु उसकी पनिशमेंट सुन कुछ बोलने ही वाला था। इशिका की वार्निंग सुन ऋषु ने पाउट कर लिया और सर झुकाकर ओके मम्मा बोला। नाउ गो बैक टू रूम एंड चेंज। इशिका के कहते ही ऋषु चुपचाप चला गया। उसके जाते ही इशिका ने मेड से कहा, थोड़ी देर बाद जाकर ऋषु को लंच करवा देना। मैं गेस्ट रूम में हूँ और हाँ, न ही कोई मुझे डिस्टर्ब करेगा और न ही कोई सर को रिपोर्ट करेगा। इतना कहकर इशिका गेस्ट रूम चली गई क्योंकि ऋषु इस टाइम आदित्य और उसके बेडरूम में था। आखिर पिछले कुछ दिनों से वो तीनों एक साथ एक रूम में ही जो रह रहे थे। रात के वक्त अमित के फ्लैट में अमित जैसे ही शूटिंग फिनिश करके लौटता है, उसका सामने लिविंग रूम में गुस्से में सोफे पर बैठी रूपाली से हुआ। उसे गुस्से में देखकर अमित ने उससे पूछा, क्या हुआ बेबी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? बेबी, तुम अभी भी मुझे बेबी कह रहे हो। मुझे तो लगा कि आज के बाद तुम्हारी बेबी वो तनिषा ही बन जाएगी। रूपाली ने उसको टोंट करते हुए कहा। उसका टोंट सुनते ही अमित समझ गया कि रूपाली को आज के इंसिडेंट के बारे में पता चल गया था। लेकिन कैसे? आज तो इशिका की असिस्टेंट दिया भी वहाँ नहीं थी। इनफैक्ट दिया तो पिछले कुछ दिनों से अपने पेरेंट्स के घर गई हुई थी। तो फिर रूपाली को इस बारे में किसने बताया? अमित के मन में चल रहे सवाल का जवाब देते हुए रूपाली कहती है, इशिका ने कॉल करके बताया था मुझे बताया उसने कि कैसे तुम उस बाइटी सी तनिषा के साथ किस एंजॉय करते हुए अपना कंट्रोल खो बैठे और उसकी जिप तक तुम्हारा हाथ पहुंच गया। इशिका की बात सुनकर रूपाली को उसकी बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ, तो उसने प्रोड्यूसर को कॉल करके पूछा और प्रोड्यूसर ने उसको सब कुछ डिटेल में बताया। लेकिन ये बात वो अमित को तो नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने इशिका का ही नाम लिया। क्या इशिका ने तुम्हें बताया? अमित को यकीन ही नहीं हुआ कि इशिका ने ऐसा किया। उसने ऐसा क्यों किया? हाँ, इशिका ने ही मुझे बताया। इनफैक्ट उसने तो न जाने क्या कुछ नहीं बका तुम्हारे खिलाफ। तुम्हें कैरेक्टरलेस कहते हुए मुझे तुमसे दूर रहने की एडवाइस तक दे रही थी वो। रूपाली ने गुस्से में कहा। उसने ये बात अमित को इशिका के खिलाफ भड़काने के लिए कही। ऐसा नहीं था कि वो उनके बीच झगड़ा करवाना चाहती थी, लेकिन वो चाहती थी कि अमित कभी भी इशिका से प्यार में न पड़े, इसलिए वो इशिका के खिलाफ अमित को भी मोहित की तरह ही भड़कती रहती थी। वही अमित का चेहरा रूपाली की बात सुनकर काला पड़ गया। इशिका उसे कैरेक्टरलेस कैसे कह सकती थी, वो भी उस तनिषा की वजह से? क्या इतने सालों में उसने इशिका के मन में खुद के लिए यही इमेज बनाई थी कि आज इशिका ने उसे पलक झपकते ही कैरेक्टरलेस के दिया था? ये सोचकर अमित को अपने दिल में बहुत दर्द सा महसूस हुआ। वही उसके दिल के दर्द से अनजान रूपाली उसकी चुप देखकर और भड़क जाती है। अमित इशिका के खिलाफ कुछ भी क्यों नहीं कह रहा था? उसे तो इशिका को गालियां देनी चाहिए थी उसे कैरेक्टरलेस कहने के लिए, लेकिन अमित तो चुप था। शायद उसे थोड़ा और भड़काना होगा उसे, ऐसा सोच रूपाली कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि पिछले 3 सालों से उस पर वक्त बर्बाद करने के बाद इशिका ने आज तुम्हें कैरेक्टरलेस कह दिया। एक नंबर की दल बदलू टाइप की निकली। कल तक आदित्य उसको पसंद नहीं था तो उसे कैरेक्टरलेस कहती थी और तुम्हें जेंटलमैन। आज तुम पसंद नहीं तो तुम्हें कैरेक्टरलेस के रही है और आदित्य को जेंटलमैन। खुद का कैरेक्टर कौन सा बहुत अच्छा है उसका, रूपाली ने कहा। उसे जानबूझकर आदित्य की जिक्र किया ताकि अमित को इशिका की नजरों में उसकी औकात याद दिला सके, और ये भी कि कैसे उसने अमित को रिजेक्ट कर दिया ताकि अमित गुस्से में आग बबूला हो जाए। लेकिन उसकी सोच के उलट अमित को इशिका की जगह उस पर ही गुस्सा आने लगा, क्योंकि अमित ने उसकी बात का सिर्फ यही मतलब निकाला कि ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि इशिका अब उसे पसंद नहीं करती थी, जो कि उस रात के हादसे के बाद हुआ, और वो हादसा रूपाली की वजह से हुआ। कहीं न कहीं रूपाली ही उसे इस सब की जड़ लग रही थी, इसलिए उसने रूपाली पर ही गुस्सा करते हुए कहा, मैं सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है रूपाली। न ही उस रात तुम उस गुंडे को भेजती और न ही उसे बचाने के चक्कर में मेरी इमेज इशिका की नजरों में बिगड़ती।
पीछे 3 साल की मेरी मेहनत को तुमने चुटकियों में ही बर्बाद कर दिया रूपाली, हैट्स ऑफ टू यू। अमित की बात सुनकर रूपाली को उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन ये बात सच थी कि उसकी ही वजह से ये सब कुछ हुआ था, इसलिए इस बात को लेकर वो अमित से कुछ नहीं कह सकती थी। लेकिन तनिषा वाले मामले में तो अमित की गलती ही थी, इसलिए रूपाली ने वापस मामले को शुरुआत पर लाते हुए अमित से कह, चलो माना कि इशिका को लेकर मुझसे गलती हुई, लेकिन उस तकनीक का क्या अमित? तुमने उसे किस कैसे किया, जबकि वो सीन में भी नहीं था। हो गई गलती मुझसे, आखिर इंसान हूँ मैं। ऐसी सिचुएशन में बड़े से बड़े एक्टर भी अपने कंट्रोल को खो देते हैं। खैर, मुझसे तुम्हें और सफाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं थक चुका हूँ तुम्हारे इस एटीट्यूड से। ये जो तुम हर वक्त मेरे सर पर सवार पर रहती हो ना, अब मुझसे ये और सहन नहीं होता, इसलिए मैं कुछ दिनों का ब्रेक लेना चाहता हूँ तुमसे। सो आई एम लीविंग फॉर सम डेज। इतना कहकर अमित ने रूपाली को रिएक्ट करने का मौका दिए बिना ही वहां से वापस चला गया। इस टाइम वो बस कैसे भी करके इशिका के सामने अपनी पुरानी इमेज वापस पाना चाहता था, और रूपाली के होते हुए ऐसा होना मुश्किल था, क्योंकि रूपाली को इस बात से जेलसी होगी और फिर वही सब ड्रामा। बस इसलिए वो अकेले ही इशिका को वापस जीतना चाहता था, और उसी लिए रूपाली से अलग होना जरूरी था। उसके जाने के थोड़ी देर बाद जब रूपाली अपने शॉक स्टेट से बाहर आए और उसे रियलाइज हुआ कि अमित ने अभी अभी क्या किया, तो उसे अमित पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने साइड टेबल पर रखे एक कांच के ग्लास को फ्लोपा फेंका और गुस्से में खुद से बोली, तुम बहुत पछताओगे अमित, आज की ये हरकत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। शायद इस वक्त रूपाली की जुबान पर सरस्वती जी का निवास था, इसलिए उसकी ये बात फ्यूचर में जरूर सच होने वाली थी। ओल्ड कपूर मैंशन। आदित्य जब घर वापस लौटा तो सभी सर्वेंट्स वहां कोने काम में लगे हुए थे। कुछ किचन में डिनर तैयार कर रहे थे, तो कुछ ये लिविंग हॉल में अपना छोटा मोटा काम कर रहे थे। सभी ने उसे ग्रीट किया और फिर एक मेड ने उसे बोली, सर, अच्छा हुआ कि आप आ गए। मैडम आज दोपहर से ही गेस्ट रूम में है और उन्होंने न ही खाना खाया है और न ही पूरे दिन रूम से बाहर निकली। क्या इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत तक नहीं समझी? आदित्य ने गुस्से में कहा। उसकी वाइफी ने पूरे दिन कुछ खाया नहीं, जबकि वो एक नंबर की फूडी थी। जरूर कुछ तो हुआ होगा। ये सोचकर ही आदित्य को बहुत बुरा लगा कि आज की उसकी वाइफी पूरे दिन भूखी थी और उसे उसकी जरूरत थी, लेकिन उसके साथ होने की जगह वो अपने काम में बिजी था, जो कि उसके वाइफ के आगे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं था। उसके गुस्से से डर के सभी ने अपना सर झुका लिया। सब चुप क्यों हो, कोई कुछ बोलेगा या नहीं? आदित्य ने और ज्यादा गुस्से में कहा। तभी एक सर्वेंट हिम्मत करके बोला, सर, मैडम ने हमें आपको फोन ना करने के इंस्ट्रक्शन दिए थे रूम में जाने से पहले, और उन्हें डिस्टर्ब करने से भी मना किया था। उसकी बात सुनकर आदित्य गुस्से में गेस्ट रूम की ओर चल दिया। उसने उनसे इसलिए कुछ और नहीं कहा क्योंकि उसने ही तो घर में इशिका को खुद से ज्यादा इशिका को इम्पोर्टेंस और पावर दी हुई थी। ऐसे में कोई भी सर्वेंट उसके ऑर्डर को न मानने की गुस्ताखी कैसे कर सकता था? गेस्ट रूम ग्राउंड फ्लोर पर ही था। रूम का गेट दोनों तरफ से लॉक और अनलॉक वाला था, इसलिए आदित्य ने आसानी से गेट को खोल दिया और अंदर रूम में आ गया। वहाँ इशिका उसकी तरफ पीठ करके बेड पर सोई हुई थी। इशिका को आराम से सोया देख आदित्य को थोड़ी सी राहत महसूस हुई, क्योंकि अगर वो चैन से सो रही थी इसका मतलब शायद उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। वो चलकर उसके पास गया और उसकी दूसरी साइड जाकर झुककर उसके फोरहेड पर एक किस किया, जिससे अचानक ही इशिका की नींद टूट गई, क्योंकि वो बहुत देर से सोती हुई थी और अब वैसे भी उठने ही वाली थी। आदित्य को देखकर इशिका ने हैरानी से पूछा, आप आज दोपहर में ही आ गए क्या? इतना कहकर वो उठकर बैठने को कोशिश करती है। आदित्य उसके सवाल पर एम्यूज्ड होकर उसे देखते हुए उसे उठने में हेल्प करता है, और जब वो ठीक से बैठ जाती है तो आदित्य कहता है, रात के 8 बजे है मैडम, तो इसलिए पूरे दिन बाहर नहीं आए आप? आखिर पूरा दिन सोने में जो वेस्ट कर दिया। लेकिन ये बात ठीक नहीं है तुम्हारी। अगर तुम्हें सोना ही था तो पहले खाना खाकर सो जाती। जानती हो तुम्हारे लिए बाहर सब कितना परेशान है, और तुमने उन्हें मुझे कुछ भी रिपोर्ट करने से मना क्यों किया?
वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा आप और बाकी सब मुझे आलसी समझेंगे इसलिए। इशिका ने झूठ बोल दिया। असल में तो आज ऋषु वाले इंसिडेंट के बाद उसके सर में दर्द होने लगा था सोच कर, और बाद में उसने एक हेडेक की टैबलेट ले ली जो कि हमेशा उसके पास में ही रहती थी क्योंकि शूटिंग में और दिन बिजी रहने पर कई बार उसको हेडेक हो जाता था। उसके थोड़ी देर बाद उसको नींद आ गई, लेकिन वो ये सब आदित्य को नहीं बताने वाली थी क्योंकि आदित्य फिर ऋषु पर बहुत ही गुस्सा होता। इशिका की बात सुनकर आदित्य स्माइल करते हुए कहता है, मैं भला तुम्हें सोने पर क्यों आलसी समझूंगा। मेरा बस चले तो तुम्हें हर दिन ऐसे ही एक कंफर्टेबल लाइफ जीते हुए देखना चाहता हूँ, जहाँ तुम पूरा दिन बिना किसी फिक्र के आराम से सोकर गुजार दो और रात को मेरे साथ लेट नाइट तक बातें करो। आदित्य की बात सुनकर इशिका के फेस पर एक बड़ी स्माइल आ जाती है और वो उससे कहती है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे आपके इरादे इतने नेक नजर नहीं आते। आपके इरादों के पीछे कुछ तो बुरा मकसद छिपा है आपका, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि दिन भर जागूं और रात में सोऊं। उसकी बात सुनकर आदित्य भी कुछ जवाब देने वाला ही होता है कि तभी रूम का गेट अचानक नॉक होता है। जब वो दोनों गेट की तरफ देखते हैं तो गए और ऋषु अपना सर झुकाए खड़ा था। वो काफी उदास लग रहा। अपने बेटे को ऐसे देखकर तो इशिका और आदित्य के दिल बैठ जाते हैं, और इशिका को तो गिल्टी भी फील होता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी ही वजह से ऋषु की ऐसी हालत थी। आखिर आज उसने ऋषु पर गुस्सा किया था और उसे पूरे दिन अवॉइड भी किया। इस पर इशिका को लगा कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही पनिश कर दिया था ऋषु को, इसलिए उसने ऋषु की तरफ अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहा, ऋषु मम्मा के पास आओ बेबी। उसकी ये बात कहने की देर ही थी कि ऋषु तुरंत दौड़ते हुए उसकी ओर आया और बेड पर चढ़कर उसकी बाहों में समा गया। इशिका ने भी उसे सीने से लगा लिया और ऋषु आज पहली बार तेज आवाज में रोने लगा, जिसे सुन इशिका और आदित्य के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि 3 साल की उम्र के बाद आज वो पहली बार इतनी जोरों से रो रहा था। आदित्य ने तुरंत ऋषु को इशिका से दूर किया और उसके फेस की अपने हाथों में भरकर उससे पूछा, ऋषु क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? डैडी को बताओ। लेकिन ऋषु कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे डर था कि उसके डैडी कहीं उसकी मम्मा से नाराज ना हो जाए। लेकिन इशिका जिसका दिल टूट गया था उसे रोते देख वो भी रोते हुए बोलती है, मैंने रुलाया है अपने बेबी को, मैंने अपने बेबी को पनिश किया, सब मेरी गलती है, आई एम सॉरी बेबी। इशिका की बात सुनकर आदित्य शॉक्ड हो जाता है। इशिका ने ऋषु को पनिश किया, लेकिन क्यों? और ये दोनों माँ बेटे इतना रो क्यों रहे थे? आखिर ही क्या रहा था? आदित्य तो दोनों माँ बेटों की रीत देख बहुत ज्यादा पैनिक हो गया क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को भी रोते हुए वो नहीं देख सकता था, लेकिन यहाँ तो दोनों ही रो रहे थे। वो कुछ कहता कि उससे पहले ही ऋषु इशिका के करीब जाकर उसके आंसू पोंछे हुए बहुत मासूमियत से कहता है, नहीं मम्मा, आपकी गलती नहीं है, गलती तो ऋषु की ही है। ऋषु इसलिए नहीं रो रहा क्योंकि अपने ऋषु को पनिश किया, बल्कि ऋषु तो इसलिए रो रहा है क्योंकि ऋषु ने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत परेशान किया। ऋषु की बात सुनकर इशिका को और भी रोना आता है क्योंकि ऋषु अब भी उसके ही बारे में सोचकर रो रहा था। वो इतना ज्यादा मासूम और प्यारा कैसे हो सकता था? इशिका उसे खुद के सीने से फिर से लगा लेती है और दोनों माँ बेटे बहुत रोते हैं। तो वही दूसरी तरफ आदित्य, जो कि उन दोनों को रोता देख बहुत ज्यादा घबरा गया था, वो उन दोनों एकदम से अपनी बाहों में भर लेता है। इस वक्त वो उनसे कुछ भी नहीं पूछने वाला था, उसे बस इस वक्त अपनी वाइफ और बेटे को संभालना था बस। जब फैमिली टूटने लगती है तो उसको संभालने का काम डैड्स ही करते हैं क्योंकि फैमिली जिस पिलर पर टिकी हुई होती है वो पिलर डैड ही तो होते हैं। न जाने आदित्य की बाहों में ऐसा कौन सा सुकून था कि 5 मिनट के अंदर ही दोनों माँ बेटों ने रोना बंद कर दिया था और अब दोनों शांत हो चुके थे और काफी रिलैक्स भी फील कर रहे थे। उन्हें शांत देख आदित्य ने उन्हें खुद की बही से आजाद किया और फिर पूछा, अब बताओ मुझे कि क्या हुआ है। सबसे पहले ऋषु बोलता है, डैडी कल और ऋषु ने अपना लंच नहीं खाया और कैंटीन में जाकर बाहर का खाना खाया और आज ये बात मम्मा की पता चली जब वो ऋषु की स्कूल फी पे करने आई थी।
और मम्मा को वहाँ ऋषु की वजह से बहुत एम्बेरस भी फील हुआ। ऋषु की बात सुनकर आदित्य ने शॉक्ड होकर इशिका की तरफ देखा तो उसने कहा, फिर मैंने ऋषु को एक हफ्ते तक स्नैक्स न खाने की पनिशमेंट दी और आज पूरे दिन मैंने उसे अवॉइड भी किया। फिर वो ऋषु की तरफ देखकर जल्दी से बोली, लेकिन वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं मेडिसिन लेकर सो गई थी और बिल्कुल अभी जागी हूँ। बेबी मम्मा आपको कभी भी जानबूझकर एक पर दिन के लिए इग्नोर नहीं कर सकती, फिर चाहे वो ऐसे कितनी भी नाराज क्यों न हो। मम्मा तो 1 घंटे भी आपको नहीं देखती तब भी आपको मिस करती है। इशिका की बात सुनकर ऋषु के मुरझाया चेहरा एकदम खिल उठा। उसकी मम्मा ने उसको जानबूझकर इग्नोर नहीं किया और वो उसको हमेशा मिस करती है, ये बात ऋषु के लिए काफी थी। ऋषु भी आपको हमेशा बहुत मिस करता है मम्मा। जब भी आप शूटिंग पर होते हो तो ऋषु हमेशा स्कूल में भी आपको मिस करता रहता है। ऋषु ने बहुत मासूमियत से स्माइल करते हुए कहा। इशिका भी उसकी बात सुनकर स्माइल करती है। अब जब उन दोनों का मूड अच्छा हो गया था तो आदित्य भी ऋषु को छेड़ते हुए कहता है, अच्छा आप स्कूल में अपनी मम्मा को मिस करते हो तो फिर स्टडी कब करते हो? क्यों डैडी, जब मम्मा ऋषु को मिस करते हुए शूटिंग कर सकती है तो ऋषु उनको मिस करते हुए स्टडी क्यों नहीं कर सकता? लगता है आप कभी मम्मा और ऋषु को ऑफिस में काम करते हुए मिस नहीं करते, इसलिए आपको नहीं पता कि ऐसा करते हुए भी हम अपने बाकी के काम कर सकते हैं। ऋषु ने अपने पहले वाले अवतार में आकर आदित्य की खटिया खड़ी कर दी, लेकिन उसकी बात को सुन आदित्य को मन में खुशी ही होती है कि फाइनली उसका बेटा अब पहले जैसा हो गया था। इशिका भी पुराने वाले अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। मैं आपकी मम्मा और आपको को मिस नहीं करता क्योंकि आप दोनों की पिक मेरी ऑफिस की टेबल पर एक फ्रेम में रखी हुई है और मेरे पीसी की स्क्रीन सेवर भी वही है। आदित्य ने खुद पर बहुत प्राउड होते हुए कहा, जिसके बाद ऋषु कहता है, शायद वो इसलिए ही अपने सेट की होगी ताकि आपको टाइम टाइम पर हम दोनों को मिस करने का रिमेम्बर मिलता रहे। ऋषु ने अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहा। उसकी बात सुनकर हमेशा की तरह ही आदित्य का मुंह बंद और इशिका की हंसी छूट गई, जिसके बाद आदित्य को भी हंसी आ जाती है और अपने पेरेंट्स को देख ऋषु भी हंसता है। तीनों काफी देर तक हंसने के बाद जब शांत होते हैं तब आदित्य ऋषु से पूछता है, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आई, अगर आप अपना लंच नहीं करते थे तो उसे खाता कौन था? उसका जवाब देते हुए ऋषु ने कहा, वो तो हमारे स्कूल के बाहर एक लड़का हमेशा लंच के टाइम में आता है, जिसे कुछ बच्चे कभी न कभी कुछ तो दे ही देते हैं। ऋषु ने भी उसे अपना पूरा लंच भी दे दिया। उसके पास एक बैग था जिसमें ऋषु ने उसको सारा खाना दे दिया। उसने कहा कि वो अपनी सिस्टर और मदर को भी खिलाता है, इसलिए ऋषु ने भी ज्यादा खाना के जाने को मना नहीं किया। ऋषु की बात सुनकर आदित्य और इशिका हैरान हो गए। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनके बेटे के स्कूल के पास कोई ऐसा गरीब बच्चा भी आता होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अपने बेटे के नेक काम पर खुशी होती है। कम से कम उसने खाने को वेस्ट करने की जगह एकदम सही जगह उसे किया। इशिका ऋषु के गाल पर किस करते हुए कहती है, गुड बेबी, अच्छा किया कि अपने उस बच्चे की हेल्प की। मम्मा और डैडी को ये जानकर बहुत खुशी हुई। हाँ, और अब आपको फिर से उस बच्चे की हेलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डैडी उसकी और उसकी फैमिली की हेलो करेंगे। ओके, आदित्य ने कहा। आदित्य की बात सुनकर ऋषु और इशिका बहुत खुश होते हैं और ऋषु हवा में ऊपर की तरफ पंच करके यस बोलता है और फिर आदित्य को थैंक यू बोलता है। फिर वो तीनों थोड़ी देर और इस बारे में खुलकर बातें करते हैं और ऋषु और इशिका उसको सब कुछ एकदम डिटेल में बताते हैं कि क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद आदित्य फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चले जाता है और जाते ही सबसे पहले ऋषु के प्रिंसिपल को कॉल करता है। जैसे ही प्रिंसिपल कॉल करता है वो कहता है, अरे मिस्टर कपूर, आपने मुझे कैसे याद किया? कुछ काम था क्या? हाँ, दी काम थे। एक तो एक स्कूल के बाहर कोई बच्चा लंच टाइम के दौरान घूमता है, उसका और उसकी सिस्टर आपके स्कूल में एडमिशन करवाना है। प्रोसेस मेरा कोई आदमी आके हैंडल कर लेगा। आदित्य ने कहा, जी कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर कपूर, सब आसानी से हो जाएगा।
आओ दूसरा काम बताइए, प्रिंसिपल ने पूछा। उसके सवाल पर आदित्य ने बहुत ही सीरियस होकर एक स्ट्रिक्ट टोन में कहा, आज मिसेस कपूर हमारे बेटे की फीस वे आई थी, लेकिन आपकी स्टाफ मल उनको एम्बेरस किया। एक हफ्ते के अंदर अंदर उसे किसी भी स्टिंग रीजन की वजह से फायर कर दो। एक हफ्ते से ज्यादा एक दिन भी हुआ तो मैं आपके स्कूल से न सिर्फ अपने बेटे को निकल लूंगा, बल्कि उसके बाद मेरा आपके स्कूल से भी कोई लेना देना नहीं रहेगा। आदित्य ने इस टीचर को इसलिए निकलवाया क्योंकि उसने न सिर्फ उसकी वाइफ को एम्बेरस किया, बल्कि उसकी वजह से उसकी वाइफ और बेटे के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई और तो और उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। उसकी वाइफ तो पूरे दिन भूखी तक रही थी और उसके सर में भी दर्द था। ये सब इस टीचर की बेवकूफ़ी की वजह से ही हुआ था। क्या उसे नहीं पता था कि रिशु से रिलेटेड अरे मैटर सबसे पहले प्रिंसिपल को बताए जाते हैं, जिसके बाद वो खुद फोन करके उसे इन्फॉर्म करते हैं। और आज भी यही होना चाहिए था, लेकिन इस टीचर ने ऐसा न किया, इसलिए आदित्य की नज़रों में वही दोषी थी, उसकी वाइफ और बेटे की। और इसलिए उसे पनिश करना तो बनता था, क्योंकि कोई भी उसकी वाइफ और बेटे को हट करके उससे बच नहीं सकता था। राहुल आज अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने गया था, इसलिए वो अकेला ही गया था, बिना किसी ड्राइवर या बॉडीगार्ड्स के। वो इतने सारे लोगों को साथ लेकर जाता तो जरूर अट्रैक्शन का कारण बनता, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि कभी कभी उसका भी मन करता था कि इस चकाचौंध की दुनिया से दूर होकर एक नॉर्मल पर्सन की तरह अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करे। फेम आपको भले ही बहुत कुछ दे, लेकिन बदले में आपसे आपकी प्राइवेसी छीन लेता है। राहुल मजे में अपनी कार ड्राइव कर रहा था और उसकी नज़र सामने रोड पर ही थी कि तभी उसकी नज़र एक जानी पहचानी सी लड़की पर पड़ी। वो लड़की रोड के किनारे खड़ी शायद ऑटो का वेट कर रही थी। उसने एक वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स हुई थी। उसके बालों को एक हाई पोनी बंधी हुई थी। उसने हाथ में एक हैंडबैग भी कैरी किया हुआ था। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि श्रेया ही थी। श्रेय को राहुल ने तुरंत पहचान लिया, क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन श्रेया में कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से वो उसे भूल ही नहीं पाया था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि श्रेया वो पहली लड़की थी जिसने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया और उसे हमेशा झगड़ती रहती थी। हाँ, जरूर ऐसा ही होगा, ये सोचकर राहुल ने अपनी कार को उसके बिल्कुल बगल में जाकर रोक दिया। उस कार के अचानक से उसके पास रुकने से श्रेया डरकर थोड़ी साइड हट गई और तेज सांसें लेने लगी। जब उसे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ तो उसने तुरंत उस कार की तरफ देखा तो उसमें उसे राहुल का फेस नजर आया, जो कि तब तक अपनी कार की विंडो डाउन कर चुका था। उसे देख पहले तो श्रेया हैरान हो जाती है कि राहुल यहाँ अकेले क्या कर रहा था और उसकी कोई सिक्योरिटी उसके साथ क्यों नहीं थी। तभी राहुल उससे पूछता है, हियर, तुम इतनी रात गए यहाँ अकेली क्यों घूम रही हो? उसे श्रेया को अकेला देख उसकी फिक्र हुई, क्योंकि वो इशिका की बेस्टी थी। लेकिन श्रेया उसकी फिक्र को न समझते हुए उसकी बात का एक सार्कास्टिक स्माइल करते हुए जवाब देती है, वो क्या है ना, मौसम इतना अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा कि घर से बाहर आकर थोड़ा रोड पर घूम लूं, वो भी ऑफिस वेयर्स में। उसकी बात सुनकर राहुल का ध्यान उसके लुक्स पर गया तो वो उसे एक पल को देखता ही रह गया, क्योंकि वो इस फॉर्मल लुक में बहुत ही ज्यादा स्टनिंग लग रही थी। उसे तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की बिना किसी मेकअप के इतनी प्रिटी कैसे लग सकती थी। लगता है उसने उसे फ्रेश ब्यूटी का जो टैग दिया था वो एकदम सही था। उसे देखकर वो समझ गया कि श्रेया ऑफिस से वापस आ रही थी, लेकिन उसने जो ये बात बोली थी वो एक ताना थी उसके लिए, क्योंकि आज का मौसम बहुत खराब था और बारिश होने के आसार थे। जाहिर था कि ऐसे में वो जल्द से जल्द घर पहुंचा चाहती होगी, ना कि यहाँ घूमना। इसलिए उसने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उससे कहा, देखो मौसम खराब है और कभी भी बारिश हो सकती है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। यू की बात सुनकर श्रेया सरप्राइज्ड हो गई। इतना बड़ा सुपरस्टार उसे लिफ्ट देना चाहता था, लेकिन उसने तो सुना हुआ था कि राहुल को उसका फायदा उठाने वाली लड़कियां नहीं पसंद, इसलिए उसने सोचा कि इससे ओवल को राहुल को लगे कि वो उसका फायदा उठा रही है, इससे पहले ही उसे उससे कन्नी काट लेनी चाहिए। नो थैंक्स, अभी थोड़ी दूर चलकर ही मुझे कोई ऑटो मिल जाएगा, मैं अपने आप चले जाऊंगी। ऑफर के लिए थैंक्स अगेन, श्रेया ने एक फेक स्माइल के साथ कहा।
लेकिन उससे पहले ही बारिश एक गई तो तुम खुद भी भीग जाओगी और तुम्हारे बैग में रखा तुम्हारा सामान भी भीग जाएगा। राहुल ने कहा, इट्स ओके, अगर बारिश आ गई तो मैं कहीं शेल्टर ले लूंगी। श्रेया ने कहा, शेल्टर? यहाँ बीच रोड पर? अगर तुम्हें शेल्टर मिल भी गया तो वहाँ और तुम्हारी ही तरह और भी लोग आएंगे बारिश से बचने के लिए। और अगर कोई मर्डरर, सीरियल किलर, क्रिमिनल, थीफ या कोई रेपिस्ट आ गया तो कैसे बचाओगी खुद को? राहुल ने बहुत ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस के साथ श्रेया को डरने की कोशिश करते हुए कहा। और उसकी बात सुनकर श्रेया थोड़ा बहुत डर भी जाती है, लेकिन उसे अपनी किस्मत पर इतना तो भरोसा था कि बारिश पहले ही को कोई ऑटो ढूंढ लेगी। ऐसा मन में सोचकर उसने राहुल से बहुत कॉन्फिडेंस से कहा, देखो, मैं आज पहली बार इस सिचुएशन में नहीं फंसी हूँ। मैं पिछले कई सालों से अकेले आन जाना कर रही हूँ, इसलिए आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं इस सिचुएशन से अच्छे से निपटना जानती हूँ। पहली बात, लक हर बार तुम्हारा साथ नहीं देगा। आज तक तुम्हारे साथ कोई अनहोनी नहीं हुई, अच्छा है, लेकिन अगले पल क्या हो ये किसी को नहीं पता। और दूसरी बात, पहले तुम अकेली थी इसलिए इन सिचुएशन से अकेले ही निपटते आए हो, लेकिन अब तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हें ऐसी सिचुएशन से अकेले निपटने को कोई जरूरत नहीं। अपने फ्रेंड्स को अपनी हेल्प करने दो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी फिक्र है। राहुल ने जैसे ही अपनी ये दूसरी वाली बात खत्म की, वो खुद ही कंफ्यूज्ड हो गया कि वो आखिर ऐसा क्यों बोल रहा था। वो अब श्रेया का फ्रेंड बन गया था, लेकिन उसे इतना तो पता था कि ये बात वो अपने दिल से बोल रहा था, क्योंकि श्रेया इशिका की बेस्टी थी। हाँ, ये ही बात थी। वो श्रेया को अपनी फ्रेंड इसलिए मान रहा था क्योंकि वो इशिका की फ्रेंड थी, बस और कुछ नहीं। और इसलिए उसे श्रेया की फिक्र भी हो रही थी। तो वही श्रेया तो राहुल की बात सुनकर बिल्कुल ही शॉक्ड हो गई। राहुल उसे अपनी फ्रेंड मानता था, लेकिन कैसे? वो तो आज तक सिर्फ एक ही बार मिले थे और दूसरी बार उनकी बात इशिका के साथ वीडियो कॉल के थ्रू हुई थी, और दोनों ही बार वो झगड़े थे। ऐसे में वो फ्रेंड्स कैसे हो सकते थे? श्रेया कोनी इसी सोच में गुम थी कि तभी बिजली चमकी और बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिससे श्रेया ने अचानक से ही खुद को बचाने के लिए अपने सर पर अपना बैग ढक लिया। उसे देख राहुल ने जल्दी से उससे कहा, जल्दी अंदर आओ। इतना कहकर उसने जल्दी से झुककर पैसेंजर सीट का गेट ओपन कर दिया, तो श्रेया भी अपने स्टेन्स को भूलकर जल्दी से कार के सामने से घूमकर पैसेंजर सीट कुसुर आए और जल्दी से उसमें बैठ गई और गेट बंद कर दिया। उसे देख राहुल ने मुस्कुराकर कहा, देखा, मेरी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी तुम्हें बिना बहस के। उसकी बात सुनकर श्रेया को याद आया कि वो तो अंदर आने के बिल्कुल खिलाफ थी, लेकिन भीगने के डर से उसने अपने इरादे को भुला ही दिया। और अब यही सोचकर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपना सर झुका लेती है। इस वक्त उसके गाल लाल हो गए थे, जिसे वो और भी ज्यादा क्यूट लगती है, जिसे देख राहुल के मन में कुछ हलचल सी होने लगती है और वो उसकी ओर अचानक से झुकने लगता है। जब श्रेया को वो खुद के करीब आते महसूस होता है तो वो घबराकर पीछे की ओर झुकने लगती है, लेकिन राहुल तो उसकी ओर करीब आते ही जाता है, जिसे देख श्रेया की धड़कनें बढ़ने लगी थी। आज पहली बार कोई आदमी उसके इतने करीब आया था, इसलिए श्रेया को ऐसा एहसास हो रहा था। और राहुल के परफ्यूम की स्मेल को बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, इसलिए श्रेया को उससे घिन नहीं आती, लेकिन फिर भी वो सिर्फ इसी वजह से उसे अपने और करीब नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए उसने उसे रोकने की सोची। वो उसे रुकने को कहने ही वाली थी कि अचानक से उसको क्लिक की एक आवाज आए और जिसके बाद राहुल तुरंत उससे दूर हो गया। श्रेया जब उठी तो उसे रियलाइज हुआ कि राहुल ने तो उसकी सीट बेल्ट लगाई थी सिर्फ, और वो बेवकूफ न जाने क्या सोच रही थी। अपनी सोच पर शर्मिंदा महसूस करके वो जल्दी से अपना सर विंडो की तरफ कर लेती है और विंडो के बाहर झांकने लगती है। दूसरी तरफ राहुल की तो समझ ही नहीं आता कि अभी उसे अचानक ही क्या गया था। आखिर वो क्यों श्रेया के इतना करीब जाने की कोशिश कर रहा था? ऐसा क्या था उसमें जो कि उसे उसकी ओर खींच रहा था? को तो शुक्र हुआ कि वो एक एक्टर था और ऐसे सीन को उसने एक बार शूट भी किया था, इसलिए उसने तुरंत कहीं सीन फिर से किया, लेकिन इस बार रियल नहीं, रियल लाइफ के लिए।
शर्मा एंटरप्राइज। ये एक बहुत ऊंची सी बिल्डिंग थी, लेकिन आदित्य के कंपनी जितनी बड़ी नहीं, लेकिन बाकियों की तुलना में काफी बड़ी थी। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर सीईओ के ऑफिस में एक आदमी, जिसकी आंखों पर एक स्टाइलिश लेकिन नजर का चश्मा चढ़ा हुआ था, अपनी वर्किंग टेबल पर बैठा हुआ था। वो आदमी देखने में ठीक ठाक था, हैंडसम नहीं था, लेकिन पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन इस वक्त वो कोई काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपने फोन को देख मुस्कुरा रहा था। अच्छा हुआ कि वो सीन कैंसल हो गया जान, वरना मैं तुम्हें किसी और की अभी में लिपटा हुआ नहीं देख सकता था। एक तो पहले से ही उस आदित्य से शादी करके तुमने मेरा चांस बिल्कुल खत्म कर दिया, लेकिन मुझे आज भी उम्मीद है कि तुम एक दिन मेरी जरूर हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उस आदित्य से प्यार नहीं करती। तुम्हारी शादी तो उससे जबरदस्ती करवाई गई थी, और इसी वजह से मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि तुम्हें अपने दिल का हाल बता पाता। इतने सालों से तुम्हें दूर से देखकर ही सब्र कर रहा हूँ, लेकिन ये सब्र भी दिन पर दिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उस आदित्य से तुम्हें छुड़वाना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि उसका सामना कर पाऊँ। इसलिए तो बस तुम्हें दूर से देखकर ही खुश हो जाता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं इस आदित्य से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, उस दिन मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। ये सोहम स्वामी की वादा है तुमसे। इतना कहकर उसने अपने फोन स्क्रीन पर शो हो रही इशिका की पिक को किस कर लिया, और फिर से इशिका की पिक को प्यार से निहारने लगा। दूसरी तरफ कर में राहुल और श्रेया दोनों ही एकदम साइलेंट बैठे हुए थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले जी हुआ उसके बाद दोनों एक दूसरे को फेस करने में बहुत ही ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे। राहुल ने श्रेया से उसके घर का एड्रेस भी इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो उसे पहले से ही पता था, वो भी तब से जब को मैच देखने के लिए ने कपूर मेंशन गए थे और वापस लौटते वक्त इशिका ने श्रेया को उनकी ही एक कार से ड्रॉप करवाया था। तब इशिका ने उस ड्राइवर को श्रेया को उसका एड्रेस बताया था, और एक अच्छी मेमोरी वाले राहुल को वो एड्रेस अच्छे से याद हो गया था। अपनी शर्त मेमोरी के कारण ही तो अपने डायलॉग्स जल्दी से याद कर लेता था। ये सन्नाट माहौल को और भी ऑकवर्ड बना रहा था, इसलिए राहुल ने एफएम ऑन कर दिया और एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले होने लगा। ये सॉन्ग श्रेया को बहुत पसंद था, इसलिए श्रेया ने तुरंत अपनी आंखें बंद करके उस सॉन्ग को एंजॉय करना शुरू कर दिया। उसे ऐसा करते देख राहुल के फेस पर एक स्माइल आ गई और उसने सोचा कि शायद उसका डिसीजन सही था। लगता है कि ये सॉन्ग तुम्हें काफी पसंद है, राहुल ने पूछा। हाँ, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज तक मैंने इस कभी देखा नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि ये बहुत ही ज्यादा हॉट सॉन्ग है और इसे सुनने के बाद लोगों की में जो प्योर फीलिंग्स आती है ना, वो इसे देखने के बाद कभी न आ सकती, इसलिए मैंने इसे कभी देखा नहीं। श्रेया ने फाइनली उसकी तरफ देखते हुए कहा। श्रेया की बात सुनकर राहुल का मुंह पीला पड़ गया, क्योंकि ये सॉन्ग उसका ही था और हॉट सीन से श्रेया का मतलब यहाँ उस बैड सीन से था जो कि उसने एक फेमस एक्ट्रेस के साथ किया था। उसे शूट करते वक्त राहुल को कभी इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ था जितना कि श्रेया की बात सुनकर हो रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों उसके मन में अचानक से ही आया कि न जाने श्रेया का रिएक्शन उस सीन को देखकर क्या होगा। थोड़ी देर बाद श्रेया का घर आने ही वाला था कि उससे थोड़ा पहले ही श्रेया ने राहुल से कार रुकवा ली और कहा, मेरा घर यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर ही है। आगे की गली बहुत पतली है आपकी कार के लिए, मैं यहाँ से आगे खुद ही चली जाऊंगी। ओक, लेकिन तुम मेरा नंबर ले लो, पहुँचते ही मुझे मैसेज कर देना। मैं नहीं चाहता कि इतनी दूर आकर अब थोड़ी सी केयरलेसनेस दिखाने की वजह से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए, राहुल ने कहा। उसकी बात सुनकर श्रेया के मन में एक वार्म फीलिंग का एहसास होता है। उसे राहुल का ये केयरिंग एटीट्यूड बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए उसने राहुल को अपना फोन दे दिया और रोहित ने उसमें अपना नंबर सेव कर दिया। फिर उसने श्रेया के फोन से अपने फोन पर मिस्ड कॉल करके अपने फोन में भी श्रेया का नंबर सेव कर लिया। आज इशिका ओल्ड कपूर मैंशन में अकेली ही थी, क्योंकि शूटिंग अब पूरी हो चुकी थी। आदित्य और ऋषु चले गए थे, तो इशिका ने सोचा कि क्यों न वो उस एलियन फ्रेंड ऑफ फोर की स्क्रिप्ट की पूरा पढ़ ले, जो कि वो उस दिन नहीं पढ़ पाई थी।
उसने जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन किया और उस स्क्रिप्ट को पढ़ने लगी। पिछली बार उसने इसे तब तक पढ़ा था जब तक सभी गवर्नमेंट और आइसा उस एलियन की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो गए थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने आइसा को फंड दे दिए थे और अब आइसा उस एलियन को बचाने के सीक्रेट मिशन पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान वो लोग एलियन को रिपेयर कर देते हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज उन्हें समझ नहीं आती। लेकिन वो साइन लैंग्वेज में बात कर सकता था, जो कि सिर्फ सौरभ को ही आती थी, क्योंकि वो गूंगे और बहरे बच्चों के ऑर्फेनेज और स्कूल्स में जाकर उनकी हेल्प के लिए वॉलंटियर करता था। इसलिए उसने ये साइन लैंग्वेज भी अच्छे से सीखी थी। इसलिए सौरभ को उस एलियन के साथ रहने का मौका दिया गया कि जब तक वो इस एलियन को वापस न भेज दे तब तक सौरभ को उसी एलियन के साथ रहना होगा। सौरभ भी उनकी बात मान गया और उसी एलियन के साथ अपना सारा टाइम स्पेंड करने लगा। तब तक उन साइंटिस्ट्स में से आधे उस यूएफओ को तभी रिपेयर करने लगे और आधे उस एलियन की भाषा समझने के लिए एक वॉइस ट्रांसलेटर बना रहे थे, और बचे हुए कुछ साइंटिस्ट्स उसकी मेमोरी चिप को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वक्त आने पर जब उसको वो वापस भेजेंगे तो उसकी अर्थ से रिलेटेड मेमोरी को इरेज कर सके। इसी दौरान एक दिन अचानक से ही उस एलियन पर उन लोगों पर अचानक से हमला कर दिया और बेचारे साइंटिस्ट्स जैसे तैसे करके अपनी बचाने के लिए इधर उधर छिप गए। और उस एलियन को सौरभ ने समझाने की कोशिश की तो उसने सौरभ पर भी अटैक कर दिया, लेकिन एक साइंटिस्ट ने उसको वक्त रहते बचा लिया। वो और कुछ नुकसान कर पाता कि उससे पहले ही अचानक से उसकी बैटरी लो हो गई और शट डाउन होकर नीचे फ्लो पर गिर गया, जिसके बाद पता चला कि अन्य साइंटिस्ट्स ने उसकी बैटरी को पहले ही बदल दिया था। उसकी बैटरी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन उन लोगों ने उसे एक लो बैटरी से रिप्लेस कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि उसने हमेशा से ही इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं वो एलियन किसी दिन उन पर ही हमला न कर दे, क्योंकि उस पर आंख मूंद कर भरोसा करना तो बेवकूफ़ी थी। और इसलिए उन्होंने उसे जानबूझकर एक ऐसी बैटरी दी जो कि बहुत जल्दी लो हो जाया करती थी और दिन में 3 बार उसको चार्ज करना पड़ता था। और आज उनकी ये ट्रिक काम कर गई थी। को एलियन बिल्कुल एक रोबोट की तरह ही था, लेकिन एक बहुत ज्यादा एडवांस रोबोट जिसकी कल्पना भी धरती वालों ने कभी नहीं की थी। साइंटिस्ट्स की इसी सूझबूझ से उनकी जान बच गई थी, जिसके बाद गवर्नमेंट और आइसा ने डिस्कशन करके उस प्रोजेक्ट को रोक दिया और उस एलियन पर रिसर्च करने के लिए एक सीनियर साइंटिस्ट, जिसे वो सभी डॉक्टर नील कहते थे, उन्हें उस एलियन को अब नासा के साथ मिलकर उस पर रिसर्च करने का प्रपोजल उनके सामने रखा और दलीलें की कि वो एलियन बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं था, इसलिए उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। सभी उसकी बात से सहमत हो गए, जिससे सौरभ को बहुत बुरा लगा, लेकिन इस बार उसकी किसी ने एक न सुनी और उस प्रोजेक्ट को स्टॉप करके जल्दी नासा को कांटेक्ट करने का फैसला ले लिया गया। इशिका जितना उस स्क्रिप्ट को पढ़ रही थी उसे उतना ही ज्यादा मजा आने लगा था, और अब तो उसका इस स्क्रिप्ट पर इन्वेस्ट करने का इरादा और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। इशिका और आगे का पढ़ती कि उससे पहले ही उसका फोन रिंग करने लगा। उसने देखा तो ये नताशा की कॉल थी। इशिका ने तुरंत उसकी कॉल आंसर की और हेलो कहा। दूसरी तरफ से नताशा की आवाज आई, हेलो इशिका, तुमने एएफओएफ की स्क्रिप्ट पढ़ ली क्या? कैसी लगी तुम्हें? नहीं, अभी मैंने पूरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, अभी थोड़ी सी बाकी रह गई है। एंड आई एम लविंग दिस, बहुत बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है ये, इशिका ने एक्साइटेड होते हुए कहा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी। पता नहीं कि बाकी के प्रोड्यूसर्स को इसमें क्या खराबी दिख रही है जो कि वो इसे रिजेक्ट कर रहे हैं। खैर, तुम ये बताओ कि तुम इस मूवी में कौन सा रोल करना चाहोगी? वैसे इसमें कोई भी मेल लीड का रोल तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि सभी मैन लीड तो मेल ही है, एक वो सौरभ और उसके चाचा रमाकांत, लेकिन उन दोनों में से कोई भी रूप तुम तो नहीं कर सकती। अब बस कुछ फीमेल साइंटिस्ट के रोल्स ही बचे हैं, लेकिन वो लीड रोल में नहीं है, नताशा ने कहा। जब इशिका ने उससे उस स्क्रिप्ट को मंगवाया था उसे लगा था कि इशिका इस मूवी में काम करना चाहती होगी, लेकिन इशिका के लिए ये एक बहुत ही कम बजट की मूवी थी और अभी अभी इशिका ने इतनी बड़ी बजट की मूवी में फीमेल लीड का रोल किया था, वो भी राहुल के अगेंस्ट। ऐसे में इशिका को अब आगे इसी लेवल की मूवीज करनी चाहिए, न कि छोटी बजट की, वरना लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और इससे उसके करियर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
और इशिका की मैनेजर होने के नाते नताशा उसे एडवाइस देना चाहती थी कि वो इस मूवी को न करे। लेकिन तभी इशिका बोली, मैं इस मूवी में एक्ट नहीं करना चाहती बल्कि इसे प्रोड्यूस करना चाहती हूँ। क्या तुम इसे प्रोड्यूस करना चाहती हो या इसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहती हो, क्योंकि इसको प्रोड्यूस तो अभिनव दीवान कर रहा है ना? नताशा ने हैरान होते हुए पूछा। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इशिका अब प्रोड्यूसर बनना चाहती थी। नताशा की बात सुन इशिका एक तिरछी मुस्कुराहट करते हुए बोली, उसकी फिक्र तुम मत करो, वो मैं देख लूंगी कि सब कैसे करना है। वैसे तुमने क्या सिर्फ ये बात पूछने के लिए ही कॉल की थी क्या? इशिका की बात सुनकर नताशा कैडम से सीरियस होकर बोली, नहीं, वो तुम्हारे लिए एक ऑफर आया है। सिंह एंटरप्राइजेज ने अभी फैशन इंडस्ट्री में भी कदम रखा है और उन्होंने अपना ही एक ब्रांड लॉन्च भी किया है एंड उसकी ब्रांड एम्बेसडर तो तुम्हें बनाना चाहते हैं, क्योंकि भले ही इस मूवी से पहले तुमने अभी तक कोई मैन लीड वाली मूवी नहीं की, लेकिन तुम एक अपने बाकी के रोल्स से भी काफी फेमस हो। और दूसरा ये कि अपनी इस मूवी के बाद तुम्हारी पॉपुलैरिटी तो और भी कई गुना बढ़ जाएगी, इसलिए तुम उनके लिए एक अच्छी कैंडिडेट हो और इसलिए वो तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। नताशा ने इशिका को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए बता दी। ये बिल्कुल सेम लाइंस थी जो कि सिंह ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव ने उससे कही थी। एक तो तुम पहले से ही काफी फेमस हो, सिंह फैमिली इंडिया की टॉप 5 फैमिलीज में से एक थी और इसलिए उनके साथ काम करना किसी भी एक्ट्रेस के लिए बहुत ही फायदे का सौदा था और इसलिए नताशा को लगा कि शायद इशिका भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन यही तो वो नहीं चाहती थी, क्योंकि सिंह ग्रुप का कर्त सीईओ अर्जुन सिंह आदित्य का सबसे बड़ा कंपेटिटर था। हालांकि वो आदित्य से जीत नहीं पाता था, लेकिन उसे एक कड़ी टक्कर देता जरूर था। ऐसे में अगर इशिका उनके साथ काम करे तो आदित्य को बहुत बुरा लगेगा और हो सकता है कि कभी उनको इशिका और आदित्य के रिलेशनशिप की सच्चाई भी पता चल जाए। तब कहीं वो इशिका को आदित्य के खिलाफ यूज न करे। इसलिए नताशा चाहती थी कि इशिका इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दे, इसलिए वो अब इशिका के जवाब का वेट कर रही थी। बस थोड़ी देर तक जब उसको इशिका का कोई जवाब नहीं सुनाई दिया तो वो नर्वस होने लगी, क्योंकि उसे लगा कि इशिका इस ऑफर के बारे में गहराई से सोच रही थी और इसलिए वो शायद हाँ कहने वाली थी। और ये सोचकर उसको बहुत बुरा लग रहा था, ये सोचकर कि बेचारे आदित्य को ये बात कितना हर्ट करेगी। लेकिन अगले ही पल जब इशिका ने उसको जवाब दिया तो उसकी सुनकर वो हैरान ही गई, क्योंकि इशिका ने कहा, रिजेक्ट देम, आई नेवर वर्क विद देम। तनिषा को बहुत हैरानी होती है कि इशिका ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया और वो उनके साथ कभी भी काम न करने की बात भी कह रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इशिका ये सब आदित्य के लिए ही कर रही थी? ऐसा हो तो सकता था, क्योंकि अब दोनों का रिश्ता सुधरने जो लगा था उसके लिए वो सनशाइन ग्रुप की एड छोड़कर भी तो आई थी। तो ये भी पॉसिबल था कि इशिका ने इस बार भी आदित्य के लिए ही ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया था, क्योंकि ये बात तो पूरे देश की पता थी कि वो आदित्य का बिजनेस राइवल था। नताशा खुश हो जाती है और एक्साइटेड होकर इशिका से बोलती है, ठीक है, मैं अभी उन्हें तुम्हारा जवाब दे देती हूँ, बाय। इतना कहकर उसने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, इस डर से कि कहीं इशिका का इरादा फिर से बदल गया तो। दूसरी तरफ इशिका की आंखें भर आई थी, क्योंकि उसे अपनी लास्ट लाइफ की एक बात याद गई थी। दरअसल उसकी लास्ट लाइफ में भी आज के दिन उसे ये ऑफर आया था, लेकिन उस वक्त वो न्यू कपूर मेंशन में थी। उस वक्त इशिका ने नताशा से मना करने की जगह उनसे टाइम मांगा था और रूपाली से इस बारे में डिस्कस किया तो रूपाली ने उससे कहा कि ये उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन इशिका ने आदित्य के डर के मारे उनके साथ काम करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसकी पता था कि आदित्य इस बात से राजी नहीं होगा और उसे रोकने के लिए को कोई भी हद पर कर देगा। और इशिका को आदित्य की जिद से ही डर लगता था, बस क्योंकि उसी जिद में उसने उससे शादी भी कर ली थी और उसे ऋषु की जन्म देने के लिए फोर्स भी कर दिया था। इशिका को पता था कि भले ही उसकी हर एक बात को झेल रहा था, लेकिन उसके दुश्मन के साथ काम करने वाली बात कभी नहीं मानेगा। लेकिन रूपाली ने इशिका को आदित्य के खिलाफ भड़काते हुए कहा कि वो आदित्य के बारे में क्यों सोच रही थी।
आदित्य ने पहले ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, तो फिर क्या अब वो उसे अपना करियर भी बर्बाद करने देती। रिप्लाई की ट्रिक काम कर गई और इशिका ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। और जब ये बात आदित्य को पता चली तो उसने इशिका की रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इशिका ने उसकी एक नहीं सुनी। तब गुस्से में आकर आदित्य ने सिंह ग्रुप के उस मॉल की जिससे इस ब्रांड के कपड़ों की बिक्री शुरू होती, उसी को जलवाकर खाक कर दिया। लेकिन इस घटना में आदित्य का नाम सामने नहीं आया, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट की तरह दुनिया के सामने आया था। लेकिन अपने सोर्सेज से सिंह फैमिली ने ये बात पता करवा की, और उस दिन खुद विजय सिंह यानी अर्जुन के पिता कपूर मेंशन आकर आदित्य से इसके लिए जवाब मांगने आए, तो उसने उन्हें साफ कहा कि वो लोग उसकी वाइफ इशिका से दूर रहे। जब विजय जी की ये बात पता चली कि इशिका आदित्य की वाइफ थी, तो उसने तुरंत आदित्य को दिलासा दिया कि आगे से वो कभी इशिका को उनके बीच नहीं लाएंगे। दरअसल विजय जी बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए आदमी थे। उनकी तो आदित्य से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। ये तो बस उनका स्टूपिड बेटा था जो कि आदित्य से कंपटीशन करना चाहता था। उसके बाद से इशिका को कभी भी उन्होंने अप्रोच नहीं किया, और आदित्य के जाने के बाद अर्जुन ही देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी बन गया था। ये बात सोचकर इशिका को बहुत पछतावा होता है कि उसकी ही वजह से आदित्य की जगह अर्जुन ने ले ली थी। और उसने उस दिन जब आदित्य और विजय जी की बात चुपके से सुन ली थी, तो उनके जाने के बाद इशिका ने आदित्य से बहुत ही बदतमीजी से बात भी की थी। फ्लैशबैक। छी, कितने घटिया इंसान है आप मिस्टर कपूर। अपनी जिद पूरी करने के लिए आपने एक मॉल को जलाकर खाक कर दिया। अपने एक पल भी उन मासूमों के बारे में नहीं सोचा जिनका रोजगार अपने छीन लिया। और अगर कोई और अनहोनी हो जाती तो, कहीं कोई जल जाता तो। दुनिया के सामने बहुत अच्छे होने का दिखावा करते हैं आप, लेकिन असल में आपका असल रूप तो ये है जिसे सिर्फ मैं ही जानती हूँ। आप एक बहुत ही जिद्दी इंसान है जो कि अपनी जिद के आगे किसी के बारे में नहीं सोचता, किसी की भी जिंदगी से खिलवाड़ करने से ओवल एक पल नहीं सोचता। एक दिन आपका ये सच सबके सामने जरूर आएगा, और तब बाकी सब भी मेरी ही तरह आपसे नफरत करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नफरत। इशिका ने हमेशा की तरह ही आदित्य को गलत समझते हुए उस पर बेवजह के आरोप लगा दिया। तो वही आदित्य जो कि हमेशा की तरह ही उसकी बात को सुनकर बहुत हट हुआ था, हमेशा की तरह ही उसकी अपनी सफाई देते हुए बोला, जिन लोगों का रोजगार छीना है उन्हें सिंह ग्रुप ने 5-5 लाख और मैंने 10-10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया है, और साथ ही हर एक स्टाफ मेंबर को जॉब भी दिलवा दी है। इसलिए तुम उनकी फिक्र मत करो, बस तुम उस अर्जुन से दूर रहना, क्योंकि मुझे डर है कि वो कहीं तुम्हें हट न कर दे। उसकी आंखों में हमेशा की ही तरह इशिका के लिए प्यार और परवाह दिखाई दे रही थी, लेकिन इशिका तो हमेशा की तरह ही उससे मुंह मुड़कर वहां से चली गई। आखिर वो उससे बिना किसी वजह बात करना या यूं कहे कि झगड़ा करना पसंद नहीं करती थी। उसके जाने के बाद आदित्य काफी देर तक वही खड़ा उसकी डायरेक्शन में देखता रहा। फ्लैशबैक एंड। बस उसकी बात की याद करके इशिका को बहुत ही पछतावा हो रहा था कि उसने आखिर आदित्य को इस वक्त क्यों नहीं समझा था, उसकी बात मानकर क्यों नहीं वो उस प्रोजेक्ट को करने से रुक गई थी। और जब उसे याद आता है कि उस वक्त वो आदित्य से कितनी बदतमीजी से बात करती थी, तो ये याद करके उसका दिल दुखता है, और वो काफी देर तक वही बैठकर रोने लग। घंटे भर रोने के बाद वो अपने मन में एक पक्का इरादा कर लेती है को इस बार वो आदित्य के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। आदित्य के दुश्मन उसके भी दुश्मन थे और उनके साथ को कभी मिलकर काम नहीं करेगी। लेकिन इशिका को इस वक्त ये नहीं पता था कि ये दुश्मन इस बार दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनेगा उनका। दोस्तों, अर्जुन ही है रिया का लाइफ पार्टनर। कल मिलेंगे राघव से, और ये वाले चैप्टर से भी इंटरेस्टिंग होगा कल का चैप्टर। दोस्तों, आज के लिए राधे राधे। प्लीज कमेंट में राधे राधे जरूर लिखे।